हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं आने वाले सप्ताह में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले ज़रा हम ये देख लें कि आने वाले सप्ताह में कहीं कोई छुट्टी तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस सप्ताह में कोई भी छुट्टी नहीं है। अब अपना अगला छुट्टी जो है सो 19 सितंबर को पड़ेगा, जो कि गणेश चतुर्थी के ओकेज़न पे पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने निफ्टी 50 पे फोकस करते हैं। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की मूवमेंट की, तो पिछले सप्ताह में एक्चुअली अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिला। ऐसा कह सकते हैं कि निफ्टी 50 दोनों तरफ मूवमेंट दिखाया और एट दी एंड अपना निफ्टी 50 165 पॉइंट का तेज़ी दिखाते हुए बंद हुआ पिछले सप्ताह में। तो अब आगे देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक। और सबसे पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रहा है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि उदय कोटक जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रह चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और एक्चुअली वो रिज़ाइन शनिवार को ही किए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े आदमी अगर रिज़ाइन कर दिया है तो कहीं कंपनी में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कंपनी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। एक्चुअली एक अवधि होता है, टाइम पीरियड होता है, जब एक व्यक्ति को अपने पद को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो उनका समय पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है। और आपको एक और इससे रिलेटेड बड़ी बात बता दूं कि उदय कोटक जी का ऐसा कहना है कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में 1985 में अगर 10,000 रुपये लगा दिए होते, तो आज के डेट में वो 300 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका होता। तो जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली यही होता है इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग का रियल मैजिक, जो हमें थोड़े समय में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन लंबे समय में ये ज़रूर दिखाई देता है कि कैसे इन्वेस्टिंग जो होता है और कंपाउंडिंग दोनों मिलके मैजिक क्रिएट करता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा बताता भी हूँ कि आपको इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। इससे आपका पैसा जो होगा रियल वेल्थ में कन्वर्ट होता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बीएसई इंडाइसेस के लगभग सभी इंडाइसेस से बाहर हो चुका है। और अभी एनएसई के इंडाइसेस से तो बाहर नहीं हुआ है, बट बीएसई के लगभग इंडाइसेस से बाहर हो चुका है। और एक बड़ा न्यूज़ आ रहा है कि बीएसई जो है सो इसके सर्किट फ़िल्टर को चेंज कर दिया है। जैसे पहले 5% का अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता था, तो अब उसे 5% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। यानी कि अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऊपर भी 20% जा सकता है और नीचे भी 20% गिर सकता है विद इन अ सिंगल डे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे कैसे क्या होता है इसमें। और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है एचएएल। एचएएल बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बहुत पहले एचएएल ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट की थी, जिसका एक्चुअली रिकॉर्ड डेट नहीं बताया गया था। तो वो फाइनली रिकॉर्ड डेट सामने आ रहा है और वो रिकॉर्ड डेट 29 सितंबर रहने वाला है। और आपको अगर मालूम नहीं होगा कि स्टॉक स्प्लिट का रेशियो क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका रेशियो एक्चुअली 1:2 है। मतलब अगर आपके पास एचएएल का एक शेयर रहे पहले से, तो आपको बदले में एक और शेयर मिल जाएगा। मतलब कहने का कि आपका एक स्टॉक जो है सो दो भाग में बट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग एक्चुअली स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं। तो एक्चुअली आपको डेट याद रखना है कि 29 सितंबर को इसका रिकॉर्ड डेट है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है शक्तिकांता दास से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि शक्तिकांता दास कौन है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा भी मतलब रिलेटेड हो, तो आपको ये ज़रूर नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये है अपने आरबीआई के गवर्नर। जी हाँ दोस्तों, और इन्हें
A+ रेटिंग मिला है। और एक्चुअली ये जो है सो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक द्वारा दिया गया है, तो ये एक्चुअली इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब आगे देखते हैं हमारे मार्केट पे इनका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। खैर, अभी हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है FII DII एक्टिविटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पिछले कुछ समय से FII लगातार सेलिंग मोड में ही दिख रहे हैं। हालांकि सितंबर का शुरुआत तो बाइंग मोड में किया है, तो देखते हैं इसे कंटिन्यू रख पाते हैं या नहीं। और बात की जाए DII की, तो उन्होंने तो कंटिन्यूअसली बाइंग ही किया है, जो कि हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं अब आगे FII का क्या रुख रहता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे, जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम कवर करते हैं क्रूड को, रुपी को और बॉन्ड्स को। जी हाँ दोस्तों, तो अगर बात की जाए क्रूड की, तो दोस्तों क्रूड में अभी पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, जो कि हमारे मार्केट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ख़ास करके पेंट इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी क्रूड ऑयल जो होता है सो ऊपर मूव करता है, तो पेंट कंपनी जो होता है, पेंट सेक्टर में एक्चुअली अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। तो देखते हैं इसमें आगे कैसे क्या होता है। और अगर बात की जाए रुपी की, तो रुपी हल्का स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट ऐसा अभी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अब देखते हैं आगे कैसे प्ले आउट होता है रुपी में। और अगर बात की जाए बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स न्यूट्रल है, मतलब न ज़्यादा ऊपर मूव किया है न ज़्यादा नीचे मूव किया है। तो ये एक अच्छी बात है मार्केट के लिए, लेकिन क्रूड कहीं ना कहीं मार्केट के लिए सरदर्द साबित हो सकता है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि RBI गवर्नर बहुत पहले ऐसा बताए थे कि जब तक क्रूड 105 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक तो सब कुछ सही है, उसके ऊपर अगर निकल जाए तो फिर हमारे मार्केट के लिए टेंशन बढ़ सकता है। और फिर आपको मालूम है कि फिर जो हम लोग मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि RBI जो है सो रेट कट करेगा बहुत जल्दी और मार्केट में पैसा इनफ्लो होगा, तो मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब क्रूड जो है सो 105 के ऊपर ट्रैवल करने लगे, तो फिर शायद रेट कट का तो सपना हम लोग को भूलना पड़ेगा। खैर, आगे देखते हैं कैसे इसमें प्ले आउट होता है। जैसा होगा मैं आपको अपडेट करके बताते रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।